नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती खुल चुकी है। सरकार ने जो टाइमलाइन दी थी उस टाइमलाइन पे नए सभी अभ्यर्थियों को और जिन जिन पुराने अतिथि शिक्षकों का नहीं हुआ था उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो नए और पुराने दोनों जितने अतिथि शिक्षक बच गए हैं और जितने अभी नए हैं उन सबको ज्वाइनिंग किस प्रकार करना पूरी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, स्पीड तेज मत करना, एक एक चीज को समझते चलना जिससे आपको हर चीज एक समझ में जाए। ठीक है गाइस। तो चलिए पहले चलते हैं हम गूगल पे डालेंगे जीएफएमएस पोर्टल। जीएफएमएस पोर्टल पहली लिंक जो आएगी वो उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप बता जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आता आ रहा है आपको तो लाइक कर दीजिए एक, और जितने आपके मित्रगण हैं जो कि अतिथि बनना चाह रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे पहले डेट आ रही थी हमारी, खुल रही थी, लेकिन अब नहीं खुल रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना होगा इसमें। आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आपका डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। मैं मेरा डाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ जैसा भी होगा। ठीक है गाइज। जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आपके पास खुलेगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा ये एक कॉलम एक्स्ट्रा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पुराने वालों के लिए था, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करके अपन डालते थे पुराने जो अतिथि थे। यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का आ रहा है। अपन क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको एक फोटो अपलोड करनी होगी जिसका कुछ साइज आपको मैं फोटो बता उस पर क्लिक करके बता दे रहा हूँ। नेट थोड़ा मेरा स्लो है तो थोड़ा माफी चाहता हूँ उस चीज को लेके। तो सबसे पहले इसमें क्या कुछ ऑप्शन आ रहा है जिसमें पहला ऑप्शन है फोटो प्रोफाइल अपलोड प्रोफाइल फोटो। तो इसमें आपको एक फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 300 केबी से कम रहेगा। कोई भी एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके आप स्कैन करके या कुछ भी करके आप बस कर लीजिए। ये आपका यूजर इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको कहना प्लीज सिलेक्ट या फोटो टू अपलोड। काय में होना चाहिए, तो जेपीजी में होना चाहिए, पीएनजी में होना चाहिए, जेपीईजी में होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट में होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है और अपलोड हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, व्यू माई वैकेंसीज। तो अपन वैकेंसीज में जाते हैं। तो आपको यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट चुनना है। जैसे मैं एक कोई डिस्ट्रिक्ट चुन लेता हूँ, ये मुरैना नर्मदापुरम, चलो नर्मदापुरम चुन लेता हूँ। चलिए नर्मदापुरम चुन के ब्लॉक ब्लॉक में देख लेते हैं, बाबाई बनखेड़ी पिपरिया होशंग कहीं का भी एक पिपरिया चुन लेते हैं। चलिए इसमें मैं देखता हूँ का पैनल। अब पैनल से बात आई, पैनल आपके पास वही आएंगे जो आपके पास आपके स्कोर कार्ड में रहेंगे। मेरे जैसे ये जो जिनकी लॉगिन आईडी करी है उनके में SS1 इंग्लिश है, SS2 इंग्लिश है, मैथ्स है, SS3 है और लैब है। मतलब उनके स्कोर कार्ड में ये सब्जेक्ट ओनली हैं जो वो पढ़ा सकते हैं, तो वही वही आएंगे। चलिए मैं देख लेता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पे परिया करके नहीं बाबई कर देता हूँ। बाबई में मैं गया, ये इंग्लिश का स्कोर कार्ड देखा। यहाँ पे मैंने नर्मदापुरम बाबई और ये इंग्लिश SS1 करा। जैसे मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये मैं थोड़ा मिटा दूं। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि जो वैकेंसीज हैं सिर्फ वही वो शो हो रही हैं। हमको यहाँ पे मिडिल और प्राइमरी की सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। कोई कुछ विद्यालय जो हैं जिनका डाइस कोड चेंज हो चुका है वो एकीकृत विद्यालय में आ चुके हैं, क्योंकि मिडिल और प्राइमरी उन्होंने ज्वाइंट कर दिया है, वो एकीकृत कहलाते हैं, तो उनका डाइस कोड अलग रहता है। तो हमको जब सर्च करते थे हम वैकेंसी बहुत दिक्कत जाती थी। तो यहाँ पे हमारा स्कूल का नाम आ जाएगा, वैकेंसी कोड आ जाएगा, और ये वैकेंसी कोड ही आपको याद रखना है क्योंकि यही वो वैकेंसी कोड है जो आपको वहां जाके पुट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। अति शिक्षक हेतु पद, यहाँ पद की संख्या बता दी, इसमें एक है, इसमें दो है। ठीक है, वर्ग एक इंग्लिश के लिए। अब मैं वर्ग दो के लिए जैसे जाता हूँ और गेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को वर्ग दो के पूरे पद ये देखिए 29 पद। मतलब इस बाबई ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं जिनमें SS2 इंग्लिश खाली है उनके पूरे पद आ गए मेरे पास। यहाँ पे एक माइनस पॉइंट क्या रहेगा कि आपको पता नहीं है कि आपके इस पद पे कोई पहले से पुराना अतिथि हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने ये वैकेंसी कोड डाल के वहां पे एंटर कर दिया, यहाँ पे ये चीज है, तो मैंने आपको चलिए बता दी कि ये चीजें हो गई। चलिए दूसरा और देख लेते हैं। मैथ्स का, मैथ्स की डिटेल करी हमने, ये मैथ्स की पद आ गए पूरे। तो ये आपको ये पूरे पद देखना है जो आपके नियरेस्ट है, मतलब जो आपके स्कूल पास में है उसका आपको ये डाइस कोड, ये क्या वैकेंसी कोड सिलेक्ट करना है या याद कर लेना है। ऐसा इसमें कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये कॉपी हो के वहां पेस्ट नहीं होगा, आपको याद ही रखना है। जैसे मैं इसको याद कर लेता हूँ 411539 ठीक है। तो अगर मैं ये डालता हूँ, अब मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, फिर से वही ऑप्शन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को एक और ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर फॉर चॉइस काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फॉर काउंसलिंग। तो ये मैं कर रहा हूँ। पर्सनल डेट्स उपलब्ध नहीं है, डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। चलिए
पर्सनल डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे फोटो डालना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको डालनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारी पर्सनल डिटेल्स आएंगी। जिनके में ये पर्सनल डिटेल्स भरी आएंगी उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही हैं तो आपको ई-केवाईसी दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम अपना रजिस्टर फॉर चॉइस फिलिंग करते हैं, यहाँ पे हमको पैनल की जानकारी मांगेगा और वहाँ पे हमको पैनल की जानकारी देना पड़ेगा। 2 मिनट रुकिए, मैं इसको पर्सनल डिटेल फिल करके फिर आपको बिल्कुल सूचना देता हूँ। पुश कर दे। तो यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या जा रही थी, जब तक आप फोटो अपलोड नहीं करोगे जब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो मैं फोटो अपलोड करके फिर आपको पूरी प्रोसेस एक एक करके अभी बताता हूँ। तो गाइज मैंने ये फोटो, आपकी प्रोफाइल फोटो पूर्व से उपलब्ध है, तो प्रोफाइल फोटो मैंने पहले से डाल के रखी थी और फिर से वही चीज़ बता रहा है। अगर मैं फिर से इस पे जा रहा हूँ चॉइस पे, तो आपका पर्सनल डाटा उपलब्ध नहीं है, ये आ रहा है। कुछ कुछ अभी भी खामियां हैं जो इसमें आ रही हैं। किसी का अगर पर्सनल डाटा आ रहा है तो उसका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, ये बता रहा है। तो ये यहाँ पे आपको ये दिक्कत तो अभी फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, मैं अगर इसमें देखूं कि हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि ई-केवाईसी नहीं है, तो मैं इसमें ई-केवाईसी के ऑप्शन पे जा रहा हूँ, जैसे चेक ई-केवाईसी, यहाँ पे जा रहा हूँ अगर मैं, तो ये मैं चेक ई-केवाईसी पे जा रहा हूँ। ये चेक करना चाह रहा हूँ कि भैया मेरी ई-केवाईसी सही में कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देखिए ई-केवाईसी, मेरी ई-केवाईसी कंप्लीट, ये देखिए ये ई-केवाईसी हैज बीन सक्सेस कंप्लीट सक्सेसफुली। लेकिन वहीं अगर मैं फिर से जा रहा हूँ अपने इस पे काउंसलिंग वाले पे, रजिस्टर फॉर चॉइस काउंसलिंग, आपका डाटा उपलब्ध नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी फोटो अपलोड कर दूं, तो पहले से फोटो अपलोडेड है मेरी खुद की, ये वाली, ये देखिए आपकी प्रोफाइल फोटो पहले से उपलब्ध है। तो ये कुछ समस्याएं हमको सब फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें हम कुछ आगे जाके भी कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे प्रिंट निकलेगा तो ये भी बहुत स्लो काम है, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। यहाँ पे भी प्रोफाइल फोटो व्यू माई वैकेंसी, वैकेंसी पूरी शो हो रही, लेकिन यहाँ पे आप जब हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो डाटा उपलब्ध नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो अभी भी स्कोर कार्ड या मतलब अतिथि के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बस कुछ नहीं है। 2 महीने 3 महीने आपको वैसे आपने खा लिए, 3 महीने आपने छुट्टी दे दी, आधा साल अतिथियों का वैसे ही निकल चुका है। आधा साल आप जॉब दोगे वो भी ऐसे रो रो के, उसमें भी अगर आप उच्च पद परिवार में दूसरे उस टीचरों को घुसेड़ रहे हो, उच्च पद से जैसे तैसे फुर्सत होंगे, आप कह दोगे कि ये अपना हमारे पास जो अतिशेष हैं उनको हम फील करेंगे अतिथियों के उस पे, तो ये अतिथियों का पैसे निकाला हो जाएगा। एक और अभी सूचना मिली है, अक्टूबर से तुम्हारी ये ट्रांसफर नीति सरकार फिर से चालू करने वाली है, 2 साल से चालू नहीं थी कोरोना के बाद से। तो अब ये एक अलग समस्या की ट्रांसफर में कोई आएगा तो हमको हटना पड़ेगा। अतिथियों की मतलब तलवार तुम लटकी रखो, कभी उनका जीवन सिक्योर मत करना। अगर तुमने दुगनी पेमेंट कर दी है तो आधी से ज्यादा पोस्ट है तो तुमने खा ली। तो ये सरकार की कुछ चीजें हैं जो बहुत बहुत घटिया नुमा है। ये चुनाव के टाइम में तो आपने 2 पद पे भी दोनों अतिथियों की, अतिथि भी चलने दो पक्के भी चलने दो, अब मौका आया तो साफ साफ लिख के आ गया, लिखित में दे दिया कि भैया कोई पक्का आता है या कुछ ट्रांसफर से आते हैं या उच्च परिवार में आते हैं या अतिशेष में आते हैं, तो आपको तत्कालीन हटाया जाएगा, तत्कालीन कार्य मुक्त किया जाएगा। ये आपने लिखित में दे दिया। पहले तो खूब 2-2 पद पे पेमेंट दी हमारी, ये बहुत अच्छे से घोषणा करके चलेगा कि भैया दुगनी पेमेंट कर दी। अरे पेमेंट जब मिलेगी जब हम पोस्ट पर रहेंगे। आधे ज्यादा 70,000 अतिथि में तुमने अभी 35,000 की भर्ती नहीं हुई, 50% अतिथि तुमने भर्ती ही नहीं करी। ये स्थिति है सरकार की। मतलब सरकार गोटी किस तरीके से दे रही है आपको, आपको लॉलीपॉप दे देती है और आप बस चूसते रहो। मतलब अतिथि शिक्षक एक ऐसी पोस्ट है जिसकी कोई भविष्य में कुछ नहीं हो सकता। और जितने भी शिक्षक हैं, चलो अतिथि शिक्षक के, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा रहे हो फिर भी आपको बेनिफिट है। अगर आप एक शिक्षक हो और आप सोचो कि आपका जिंदगी भर इसमें पालन हो जाए, और आप प्राइवेट शिक्षक हो, प्लस प्राइवेट शिक्षकों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप प्राइवेट शिक्षक हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ना आपके बच्चों का भविष्य बनेगा ना आपका भविष्य बनेगा, उनके लाले पड़ जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में तो और कम पेमेंट दे रहे हैं, फिर भी इनने गवर्नमेंट वालों ने 14, 18 और 9 कर दी। 9, 18, 14 में तो 10, 18, 14 में तो फिर भी एक जीवन यापन थोड़ा बहुत चल ही सकता है। प्राइवेट स्कूल में तो 3, 4, 5 हजार में, और लड़कियां जितनी जा रही हैं सबने प्राइवेट स्कूल के धबले उड़ा के रखे हैं, 3, 3, 4, 4 हजार में मिल रही है। यहाँ पे अतिथि कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा उनका। यहाँ पे पोर्टल पे कब से अपडेशन मांग रहा है, कभी उनने 7-6 बजे कहा, कहूँ 5 बजे कहा। अब देखिए ये सब कुछ होने के बाद ही यहाँ डाटा नहीं आ रहा मेरा, तो कैसे करेगा एक अतिथि अपना पूरा काम में। यहाँ सब छोड़ छाड़ के ये चीजों में लग रहे हैं, उसके बाद पोर्टल में कुछ कह रहा है कि डाटा अवेलेबल नहीं है। सब चीज करने के बाद फोटो भी डाल दी, सब कुछ कर दिया, वैकेंसी भी शो कर दी, अब आपको कह रहे हो कि डाटा अवेलेबल। तो डाटा गया कहाँ? यहाँ देखिए मैं स्कोर कार्ड पर जाता हूँ, यहाँ इनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ मैं आपके सामने लाइव स्कोर कार्ड निकाल के बता रहा हूँ मेरा।
ये स्कोर कार्ड, ये माई स्कोर कार्ड, डाउनलोड स्कोर कार्ड, ये डाउनलोड स्कोर कार्ड उसी आईडी पे से मेरा पूरा डाटा आप रखे हो। ये एक एक चीज, एक एक डाटा, कहाँ से कौन सी पढ़ाई करी है, कितने परसेंटेज है, क्या रोल नंबर है, कितने मिले हैं, कितने में से, पूरा डाटा आप रखे हो। और वहीं मैं आपके पास जा रहा हूँ वहां पे चॉइस फिलिंग करने, तो आप कह रहे हो कि आपके पास डाटा नहीं है। अगर मैं चॉइस फिलिंग करने जाऊं तो आपके पास पर्सनल डाटा उपलब्ध नहीं है। कौन सा पर्सनल डाटा चाह रहे हो आप, मेरे को यही समझ में नहीं आ रही सरकार क्या चाह रही है अतिथि शिक्षकों के साथ। कौन सा पर्सनल डाटा है? क्या हम आपको बढ़िया घर बुला के चाय पिलाएं जब आप कहोगे कि हाँ पर्सनल डाटा अब आपको शेयर करना चाह रहा? कौन सा पर्सनल डाटा आपके पास नहीं है? पूरा हमारी 10वीं 11वीं 12वीं सबकी मार्कशीट ओपन करके बता दी, हर चीज आपके पास है। क्या नहीं है आपके पास? पूरा कचरा आप रखे हो, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि आपके पास पर्सनल डाटा नहीं है, तो कौन सा डाटा चाहिए सरकार को, हम अवेलेबल करवा दे रहे हैं। और कितना पर्सनल जाना चाहती है सरकार, हमें बता दे। तो दोस्तों ऐसे इस तरीके से अतिथियों के साथ, अतिथियों की जिंदगी के साथ, अतिथियों के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार इतनी घटिया नुमा हो चुकी है कि उसको कुछ परवाह ही नहीं है। जब तक चुनाव थे, जब तक सब कुछ था, शिवराज मामा को हटा दिया जिससे कोई वाद विवाद ना हो सके उनको। और हमारे यादव जी का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ भाई। उनने पहले अतिथियों का बहुत सम्मान किया। उनके लिए जब भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री मामा श्री जब रहे थे, उनने उनको पत्र लिखा था, जो कि चिट्ठी बहुत वायरल हो रही है। और आज वही उस पद पे बैठे हैं, और अब मतलब उनकी सोच इतने जल्दी परिवर्तन हो गई। मेरे को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि आरएसएस वाले लोग, इतनी अच्छी मानसिकता वाले लोग और लोगों के साथ उनके बाजू में खड़े रहने वाले लोग आज सत्ता में आने के बाद इतनी जल्दी परिवर्तित होते हैं। भाई ये तो मतलब मुझे विश्वास नहीं था इस चीज का, लेकिन क्या करें, सब घटित होता है। समय जो है वो सब दिखा देता है इंसान को, और सब सिखा भी देता है कि किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना। तो ये है एक स्थिति, सिर्फ अतिथियों की ये स्थिति है। उसके बाद तो सभी संस्थानों में सब बढ़िया चल रहा है। एक अतिथि है जो दूसरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बच्चों को दूर दूर गांव में जाकर पढ़ा रहे हैं कम पेमेंट पे। वहां 50-60 हजार वाले लोग पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट में, जो कि अपनी कुछ मनमानी कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नाम लेके हम ये काम है तो हम यहाँ जा रहे हैं, बीआरसी ऑफिस जा रहे हैं, और घर में जाके सो रहे हैं। उनका तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि भैया वो गवर्नमेंट में है। आप उस अतिथि हो, आपको झक मार के उस स्कूल में जाना ही पड़ेगा। और 6-6 पीरियड अतिथियों के नियम के अनुसार तो 6 पीरियड उनको मिलने ही नहीं चाहिए। उनको सिर्फ 3 या 4 पीरियड का अनुमान है कि, और वो भी विषयबद्ध पीरियड जो उनके विषय के हैं। जैसे मिडिल स्कूल में 3 क्लास है तो 3 का ही लगेगा। सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहा है तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाओगे, ये नियम बनाया गया, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन 6 के 6 पीरियड लग रहे हैं, 10:30 बजे, 5:30 बजे, 5:30 बज ही जाते घर आते आते। ये स्थिति है हर अतिथि की। ये बात कोई बोलने वाला, सुनने वाला, समझने वाला है नहीं, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी ही नहीं। गवर्नमेंट में उनको 1-1, 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, 50-50, 60 हजार से तो स्टार्टिंग है। यहाँ हम 14 हजार में घिट रहे हैं, बहुत अच्छे से घिट रहे हैं। और हम हमारी स्थिति देखिए कि हम 14 हजार में जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, घर भी पाल रहे हैं, और उसके लिए भी हमको भटकना पड़ रहा है, उसके लिए भी हमको भैया जी कक्का जी करना पड़ रहा है आपके सामने। ये स्थिति है भाई, कितनी दयनीय स्थिति है अतिथि शिक्षकों की। हर शिक्षक जो कि दूसरे का भविष्य अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, उसका खुद का भविष्य अंधकार में। अगर मेरी बातें आपको लग रही हैं सही हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना अन्याय तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।